हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12th का 4th चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर बहुत आसान है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस कंडीशन क्या है कि आपको इसके कंसेप्ट के अनुसार चलना है और स्टेप बाय स्टेप इसके क्वेश्चंस को सोल्व करके देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? ये ब्रांच ऑफ साइंस है या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कहूँ तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच है ये जिसके अंदर हम किसी भी चीज की स्पीड के बारे में पढ़ते हैं, रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो उसके ऊपर ये सारा का सारा चैप्टर क्या रहेगा, हमारा बेस्ड रहेगा। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स को अगर सिंपल कहूँ तो इससे समझे तो हम ये क्या है, केमिकल रिएक्शन। और काइनेटिक्स का मतलब होता है रेट या हम कहें तो स्पीड। यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन और उसकी रेट या स्पीड के बारे में, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन है हमारे पास, वो किस स्पीड से हो रही है, किस रेट से आगे बढ़ रही है, रुक रही है, ज्यादा तेज हो रही है, बिल्कुल स्लो हो रही है या मॉडरेट टाइम में हो रही है। तो उन चीजों के बारे में स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। तो सबसे पहले एक बार डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे, देखिए द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, क्या कहेंगे ये चैप्टर के बारे में, द ब्रांच ऑफ chemistry which deals with speed or rate of chemical रिएक्शन। यानी कि ये वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम स्पीड या रेट के बारे में पता करते हैं, यानी कि डील करते हैं उनके साथ। अब किसी भी चीज की रेट या स्पीड के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो अगर आपने देखा होगा बाइक हम जब चलाते हैं तो बाइक पे आता है हमारी जो बाइक है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है या 30 की स्पीड पे चल रही है या 40 की स्पीड, वो किस रिस्पेक्ट में होता है। अगर आपने देखा होगा कोई भी हमारे पास बाइक चल रही है तो वो स्पीड उसकी हमें पता होती है या रेट उसका पता है, इस रेट से वो आगे बढ़ रही है। किसके रिस्पेक्ट में बढ़ते हैं? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पता है ना, 40 किलोमीटर पर आवर। तो पर आवर का मतलब क्या, कोई भी स्पीड या कोई भी रेट हम जब पता करते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में पता करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में पता करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में पता करते हैं। तो सेम एज चीज यहाँ पर होगा भी वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो डील करती है स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसके रिस्पेक्ट में पता करेंगे हम लोग, टाइम के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, तो देखिए केमिकल रिएक्शन और फैक्टर अफेक्टिंग द केमिकल रिएक्शन। इस चीज के बारे में जो हमें बताए वो क्या है, स्पीड हो या रेट हो या उस रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले कोई भी फैक्टर हो। तो उनके बारे में जो स्टडी करके देती है हमें वो कौन देती है, केमिकल काइनेटिक्स देती है। और अभी आपको मैंने बताया किस रिस्पेक्ट में होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में होगी। किसके रिस्पेक्ट में होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में होगी। बोलो क्लियर है? फटाफट नोट कर लीजिए फिर चलते हैं आगे। हो गया? तो देखिए अब कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो 3 तरीके की होती है। क्या किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है, क्या रेट या स्पीड जो है उस रिएक्शन की होने की, वो हम कब पता कर सकते हैं, जब हमें कोई टाइम इंटरवल का पता हो। राइट? अब मैं कहूं मान लीजिए भी मुझे यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाना है, यानी कि ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक मैं गया और अब मैं आपसे पूछूं मुझे यहां से यहां तक मेरी स्पीड, यहां से यहां तक स्पीड बताओ। तो आप स्पीड कैसे बताओगे? आप क्या कहोगे भी मान लीजिए 10 मीटर डिस्टेंस है, भी मैंने 10 मीटर कवर किया, कितने टाइम में किया, मान लीजिए 10 मीटर इन 5 सेकेंड हो गया। तो किसके रिस्पेक्ट में आया ये, टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर मान लीजिए टाइम दिया ही ना हो आपको
तो आपको यही नहीं पता 10 मीटर कितने टाइम में कवर किया या कितनी देर में ये रिएक्शन हुई, है ना। तो ऐसी चीजों से निजात पाने के लिए या इस तरीके से, जैसे मैं एक बार 3 तरीके की रिएक्शन लिखता हूं। पहली जो रिएक्शन है हमारे पास, या तो वो हो वेरी फास्ट, क्या हो, वेरी फास्ट, बहुत ज्यादा तेज हो। जैसे हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट लिया प्लस NaCl लिया, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम साल्ट ले लिया, सोडियम क्लोराइड। जब इसकी रिएक्शन करवाई हमने, तो रिएक्शन करवाने के बाद क्या बना, AgCl बन गया, सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट PPT। अगर आपने रिएक्शन पढ़ी हो तो इसके क्या हो जाते हैं, व्हाइट PPT बन जाते हैं और ये नीचे बैठ जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट। अब होता क्या है, ये रिएक्शन जो है वो बहुत फास्ट होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा फास्ट होती है। फास्ट क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये लिक्विड लिया हमने और इस लिक्विड के अंदर मैंने सपोज करो AgNO3 डाला हुआ है या NaCl डाला हुआ है। ये क्या डाला हुआ मैंने, NaCl। जब मैं AgNO3 इसके ऊपर डालूंगा, जब ये सरफेस के ऊपर आगे टच करेगा, क्या करेगा, टच करेगा, टच करते ही ये रिएक्शन जो है वो PPT में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी व्हाइट PPT बनने स्टार्ट हो जाएगी। तो यानी कि हुआ क्या भी, आपको विद इन सेकंड से भी कम टाइम में जैसे ही उसने टच किया, टच करते ही इस रिएक्शन ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी रिएक्शन का टाइम पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, या है तो बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंट चाहिए हमें। तो ऐसी रिएक्शन की रेट हमें बता पाना, हमसे बता पाना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरी टाइप की देखते हैं। देखिए, जैसे हमने ले लिया वेरी स्लो, बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन ले ली। जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना ले लिया। अब लोहे को जंग लगना क्या है, विद इन फ्यू मंथ्स होता है। अब एकदम तो है नहीं कि लोहे को हमने रखा और जंग पकड़ना स्टार्ट कर दिया। ये कैसी होती है प्रोसेस, ये बहुत ज्यादा महीनों में होती है। अब आप मान लीजिए कोई रिएक्शन भी कर लिया, आपने लोहे का टुकड़ा लिया, उसको लेके बैठ के सोचते रहे कि रिएक्शन हो जाए 4-5 महीने तक वेट करते रहोगे, नहीं कर सकते ना। किसी भी रिएक्शन के प्रोडक्ट के लिए आप 2-3 महीने तक बैठे रहोगे, वेट नहीं कर सकते ना। तो ऐसी रिएक्शन का भी हमें कोई फायदा नहीं है, ना तो ज्यादा फास्ट का फायदा है, ना ही ज्यादा स्लो का, क्योंकि फास्ट हो जाएगी तो उसका टाइम इंटरवल पता नहीं कर सकते, वेरी स्लो है उसका टाइम इंटरवल तो आप उतना वेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से निजात पाने के लिए या इस तरीकों इनको पढ़ने के लिए हमने जो रिएक्शन को पढ़ना स्टार्ट किया, वो रिएक्शन कौन सी थी, वो थर्ड टाइप की रिएक्शन हमारे पास कौन सी, मॉडरेट टाइप। मॉडरेट मतलब नॉर फास्ट नाइदर स्लो, यानी कि ना तो ज्यादा तेज थी और ना ही ज्यादा स्लो थी। तो ऐसी रिएक्शन ली, जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का लिया मैंने H2O2, जब ये रिएक्शन किया तो इसने बनाया H2O प्लस हाफ O2, इसने रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट किया हमें। तो यानी कि ये इस तरीके की रिएक्शन है, इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो डिसोसिएट हो रहा है वाटर के अंदर, और ये जो रिएक्शन है ना ही ज्यादा फास्ट है और ना ही ज्यादा स्लो है। तो जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है वो इन टाइप्स की रिएक्शन को पढ़ना है, मॉडरेट टाइप की, यानी कि जिसमें ना तो ज्यादा वो फास्ट हो ना ही ज्यादा वो स्लो हो। बोलो क्लियर इतनी बात। तो यानी कि इस चैप्टर के अंदर कौन सी रिएक्शंस पढ़नी होंगी हमें, ना ही फास्ट और ना ही ज्यादा स्लो। रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे पता करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम आगे लिखेंगे ROR, और इसकी मेजरमेंट किस तरीके से, SI यूनिट किस तरीके से निकालेंगे, वो सारी चीजें देखेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन, और अभी आपको बताया था रेट जो होता है या किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड होती है वो विद रिस्पेक्ट टू
टाइम निकालते हैं। ये अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो चलिए देखते हैं अब रेट निकालेंगे कैसे, ये दिक्कत आती है ना। भाई रेट जो है किसी भी रिएक्शन, जैसे मैं कुछ भी XYZ रिएक्शन ले लेता हूं एक बार, मान लीजिए एक जनरल रिएक्शन ले ली मैंने A प्लस बी, वो आगे जाकर C प्लस डी, ये रिएक्ट कर रहा है। तो अगर मैं कहूं आपको इसका ROR लिख के दीजिए मुझे, रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दीजिए मुझे, तो कैसे लिखोगे? तो इसको लिखने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है, वो होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बोला मैंने? चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हमें चेंज पता करना है। अब देखिए इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन के अंदर हो क्या रहा है, A प्लस बी क्या है यहां पर? रिएक्टेंट है। क्या है? रिएक्टेंट है। यहां पर ये क्या है? रिएक्टेंट है, और ये क्या है हमारे पास? प्रोडक्ट है। क्लियर? अब हो क्या रहा होगा विद टाइम, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा होगा, जो रिएक्टेंट है वो धीरे 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 खत्म हो रहा होगा। बोलो यस और नो। रिएक्टेंट क्या हो रहा होगा? धीरे धीरे खत्म हो रहा होगा, और प्रोडक्ट धीरे धीरे क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा, क्योंकि ये जितना घटेगा ये उतना ही बनेगा। बोलो यस और नो। रिएक्टेंट जितना खत्म होगा प्रोडक्ट उतना ही बनेगा, है ना? यही होगा। अब कितना बनेगा, कितना C बनेगा, कितना D बनेगा, कितना A खत्म होगा, कितना B खत्म होगा, इसके बारे में जानकारी देगी हमें रेट ऑफ रिएक्शन। कौन देगी? रेट ऑफ रिएक्शन। बोलो क्लियर करी बात। तो अब देखिए कैसे निकालते हैं। अब रेट कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो देख लिखते हैं, रिएक्टेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। यानी कि होगा क्या, अगर मान लीजिए मैं इसकी एक कंसंट्रेशन मान रहा हूं, 1 मोलर कंसंट्रेशन मान रहा हूं, तो कंसंट्रेशन धीरे धीरे इसकी घटेगी और इसकी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी। तो देखिए क्या होगा, अगर मैं लिखूं ये क्या है? रिएक्टेंट। तो माइनस माइनस क्यों लगाया? उसके पीछे भी एक रीजन है। अब आप कहोगे सर किसी की स्पीड माइनस में तो नहीं होती है ना, माइनस में तो नहीं होती किसी भी स्पीड, तो इसकी हम रेट जो है माइनस क्यों लेंगे रिएक्टेंट का? इसके पीछे एक रीजन है, वो आपको मैं बताऊंगा। देखिए अब हुआ क्या, ये माइनस डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। किसकी? कंसंट्रेशन के अंदर। किसकी कंसंट्रेशन? ए की कंसंट्रेशन। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम कितना? डेल्टा टी। बोलो क्लियर। अच्छा दूसरी बात, जितना ये घटेगा उतना ये भी घटेगा, या जितना ये घटेगा उतना ये बढ़ेगा, या ये बढ़ेगा। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन में आप साइन जो लगाओगे वो ऑलवेज किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बीच में कैसे लगाओगे? इक्वल लगवाओगे। क्लियर है? क्लियर है? तो देखिए सेम एज चीज, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या करेगा? बढ़ेगा। तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू प्लस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन, ये जो ब्रैकेट होती है ये किसकी होती है? कंसंट्रेशन की। चेंज इन कंसंट्रेशन बाय में टाइम। तो ये प्लस हम लिखे ना लिखे बात एक ही है, अगर कोई साइन ना हो आगे तो वो क्या होता है? प्लस होता है। बोलो क्लियर है? क्लियर। अब ये माइनस क्यों लगाया मैंने रिएक्टेंट के आगे, वो देखिए, उसके पीछे रीजन देखिए। चलो बताएं। देखिए मान लेते हैं एक बार इतना नोट कर लिया आपने, फिर आगे देखिए। एक बार बताता हूं आपको ये माइनस क्यों लगाया मैंने, रफ कर दो। देखिए एक बार सिंपल देखिए, मान लेता हूं मैं A से वो B के अंदर बदल गया, A से किसके अंदर बदल गया? वो B से बदल गया। एक बार इसको बोलिए, इस रिएक्शन को देखिए, मैंने रिएक्टेंट के आगे नेगेटिव क्यों लगाया, उसके पीछे रीजन देखिए। जब टाइम 0 था तो इसकी कंसंट्रेशन थी 1 और इसकी थी 0। जब टाइम इज इक्वल टू T हुआ तो ये 1 में से x माइनस हो गया, जितना ये घटा कितना? x, उतना ये बन गया होगा। बोलो यस और नो। तो A को देखिए माइनस क्यों लगाते? अब इसकी कंसंट्रेशन जब हम निकालते तो क्या लिखते थे? डेल्टा A बाय में डेल्टा T।
तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होती है, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। तो देखिए क्या हुआ, तो चेंज इन कंसंट्रेशन में क्या हुआ, 1 बाद की वैल्यू क्या है ये 1 माइनस एक्स और माइनस लोअर शुरुआत की वैल्यू ये माइनस हमने लगा रखा है। देखिए माइनस क्यों लगाया, उसके पीछे रीजन बता रहा हूं आपको मैं। और ये क्या हो गया t माइनस 0। तो यहां पर क्या आया, अगर ध्यान से देखोगे तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में कैंसिल हो गए। यहां क्या बचा माइनस कंसंट्रेशन माइनस एक्स बाय में t। अब माइनस क्यों लगाया, उसके पीछे रीजन पता लगा, क्योंकि ये बाद में जो वैल्यू है वो जाके क्या हो जाती है, प्लस की हो जाती है, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसल और क्या बन गया x बाय टी बन गया। बोलो क्लियर है। यानी कि रिएक्टेंट में हम जो माइनस लगाते हैं उसके पीछे का रीजन पता लगा आपको, पता लगा, क्योंकि रेट जो है वो कभी भी माइनस में, स्पीड किसी भी चीज की माइनस में नहीं हो सकती। कभी आपने सुना है मैं तो आज बाइक जो है वो -40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चला के लेके आया, ऐसा नहीं होता है ना। तो यानी कि ये माइनस क्यों लगाती है रिएक्टेंट में, अब पता लगा। क्लियर इतनी बात, हो गया नोट, हो गया नोट। आगे चलो तो देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्टेंट लिखते हैं हम लोग। चलो अभी लिखते हैं सिंपल रिएक्शन को। मान लीजिए रिएक्टेंट से वो बना प्रोडक्ट, रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन ROR, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इसका रिएक्टेंट का लिखे तो रिएक्टेंट में क्या आएगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन और बाय में चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। ये माइनस क्यों लगाया, अभी आपको थोड़ी देर पहले रीजन बताया था, बोलो क्लियर। सेम है इस चीज, प्रोडक्ट का लिखना ROR ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का क्या लिखो चेंज इन रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और यहां पर क्या लिखोगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय में चेंज इन टाइम। बोलो क्लियर है, क्लियर है, नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अच्छा जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, इसके लिए मैं एक बार सिंबल यूज करूंगा R और इसके लिए यूज करूंगा P। तो देखिए अगर हम बात करें चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, तो चेंज इन कंसंट्रेशन क्या होगा, मान लीजिए मैं डेल्टा R की बात कर रहा हूं। चेंज का मतलब क्या होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब चेंज। अगर इसकी बात करूं तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। बोलो क्लियर। अगर मान लीजिए मैं प्रोडक्ट की बात करता हूं तो प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, यानी कि हायर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी कि जो बाद की वैल्यू आएगी उसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे फर्स्ट वाली। क्लियर है, इस तरीके से चेंज निकालते हैं। तो आप देखिए एक रिएक्शन लेता हूं मैं जर्नल, उसका आपको लिख के दिखाना है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने लिया PCl5 रिएक्ट करके बना रहा है PCl3 प्लस Cl2। अगर मैं कहूं बताइए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो किस तरीके से लिखोगे, तो ये क्या है रिएक्टेंट, ये क्या है हमारे पास रिएक्टेंट, और ये क्या है प्रोडक्ट। बोलो क्लियर। तो चलिए लिखते हैं, तो चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज रिएक्टेंट है माइनस लगाएंगे, माइनस क्यों लगाएंगे उसके पीछे रीजन पता लगा आपको। तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ PCl5 बाय में डेल्टा T इज इक्वल टू क्यों लगाया, हमेशा ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्शन का लिखने के लिए हमेशा बीच में जो किन्हीं भी दो एलिमेंट या एटम के बीच में या किसी मॉलिक्यूल के बीच में लगाओगे तो हमेशा इक्वल का साइन आएगा, क्योंकि जितना घटेगा उतना ही क्या होगा बढ़ेगा, इसलिए इक्वल आएगा। क्लियर है। तो लिखते हैं ये प्रोडक्ट आ गया हमारे पास, तो प्रोडक्ट में क्या आएगा डेल्टा PCl3 बाय में डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा
चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 बाय में डेल्टा टी। बोलो क्लियर है? ये इस तरीके से लिखा जाएगा। अब मान लीजिए ये तो हो गया सिंपल रिएक्शंस के बारे में। अगर मान लीजिए रिएक्शंस के अंदर थोड़ा चेंज हो, एक जर्नल इक्वेशन लेता हूं मैं, उसको देखेंगे। जैसे मैंने लिया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2c प्लस 4d। तो ऐसी रिएक्शन आ जाए जिनमें ये लगा हो 2, 3, 2, 4 इस तरीके से लगा हुआ हो, तो ऐसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से लिखते हैं वो देखेंगे। तो इनको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? 2, 3, 2, 4 जो हैं, जो यानी कि जो भी ए बी के आगे जो लगे होंगे उनको क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इनका क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो देखिए, तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के लिए क्या माइनस भाई, रिएक्टेंट के लिए क्या लगाएंगे? माइनस। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन अब इसका क्या करेंगे? जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो उनको कर देंगे बाय में, यानी कि बाय में चला जाएगा वो। सेम एज इज इक्वल टू 1/3 माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम एज इज यहां पर 1/2 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय में टाइम, प्लस प्रोडक्ट है इसलिए प्लस, बाय में 1/4 डेल्टा डी कंसंट्रेशन के अंदर चेंज और डेल्टा टी। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। बोलो क्लियर है? बिल्कुल आसान था, निकाल लोगे ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दोगे सारी। चलिए वे क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर चैप्टर को आगे देखेंगे। रफ कर दूं, देखिए क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन से पहले एक बार यूनिट देख लेते हैं। यूनिट ऑफ ROR की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट क्या होती है? डेल्टा। अगर मैं कंसंट्रेशन को एक बार C से लिखूं और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स पर लीटर। बोलो यस और नो। कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन ये किसका है? कंसंट्रेशन क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल्स पर लीटर, है ना? कंसंट्रेशन वही होती है किसी भी चीज की। और ये क्या है? टाइम। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। क्लियर है कि बात? कैसे निकली? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी होता है। सी क्या है यहाँ पर? कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन है ना? चेंज इन कंसंट्रेशन किसकी हो? ए की हो सकती है, बी की हो सकती है, PCl5 ले लो, या कोई भी रिएक्शन हो XYZ उसकी। क्लियर है? तो यूनिट कैसे निकालोगे? इस तरीके से। टी जो ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, सेकंड होती है ना इसकी, तो ये ऊपर गया तो माइनस, लीटर ऊपर गया तो माइनस, तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन, रफ कर रहा हूं इसको। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है हमारे पास। 4NH3 5O2 के साथ रिएक्शन करके 4NO6H2O बना रहा है। इसमें जो रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है NO की, इसकी जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो दे रखी है हमें 3.6 × 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियर, यानी कि कितना डिसअपियर NH3 हो रहा है और कितना H2O फॉर्मेशन हो रहा है। तो सबसे पहले ROR लिखते हैं रिएक्शन का। तो ये है, तो इसके लिए क्या जाएगा? -1/4 NH3 है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाय में डेल्टा टी, माइनस इज इक्वल टू -1/5 कंसंट्रेशन के अंदर चेंज किसके? O2 में, बाय में डेल्टा टी, इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा कंसंट्रेशन NO बाय में डेल्टा टी, इज इक्वल टू 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाय में डेल्टा टी।
तो ये कुछ इस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन लिखी जाएगी इस रिएक्शन की। बोलो क्लियर है? अब निकालना क्या है हमें, यानी कि रेट ऑफ हमें पता है जितना फॉर्मेशन होता है उतना डिसअपीयरेंस होता है। बोलो यस और नो, इतना ही होता है ना। तो देखिए आगे हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो देखिए निकालना क्या है हमें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जितना डिसअपीयर होगा उतना ही फॉर्मेशन होगा। बोलो यस और नो। तो यानी कि किसका डिसअपीयरेंस, NH3 का, वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। कितना दे रखा है, 3.6 इंटू 10⁻⁻3। अब देखिए, आप कुछ बच्चों में डाउट आ रहा होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ये इक्वल कैसे हो गया। भैया देखो ये क्या है, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट, जितना रिएक्टेंट खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। बोलो यस और नो। अरे एक बार सिंपल देखो भी, जितना रिएक्टेंट होगा हमारे पास, अगर मान लीजिए 1 लीटर रिएक्टेंट है या 1 ग्राम रिएक्टेंट है हमारे पास, तो प्रोडक्ट भी तो 1 ही ग्राम बनेगा, है ना। वो बात की बात है, वो घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, वो बात की बात है। अभी तक सिंपल सिचुएशन में मान के चले तो जितना गाड़ी में पेट्रोल होगा गाड़ी उतना ही किलोमीटर चलेगी। बोलो यस और नो, है ना। जितना रिएक्टेंट होगा उतना ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो यानी कि जितना डिसअपीयर होगा उतना ही क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और अभी आपने पढ़ के चला भी ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सारे के सारे। बोलो क्लियर, तेरी बात क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू 6/4 इंटू में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO। ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये समझना आपको। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्या निकालना हमें, H2O निकालना। 6 इधर चला गया है ना, H2O की फॉर्मेशन आ जाएगी। इसका तो ये डाटा तो हमें गिवन है, ये डाटा तो हमें गिवन है, ये रहा। तो हमें निकालना क्या है, H2O का निकालना। तो 6/4 हो गया, ये इधर चला गया, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आया, तो यहां से क्या आ गया, 3/2 इंटू में 3.6 इंटू 10⁻⁻3। बोलो क्लियर है। जब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद आ जाएगा 5.4 इंटू 10⁻⁻3 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O आ गया। बोलो क्लियर है, क्लियर है, इतनी बात हो गया। अब देखिए आगे हो गया, एक बार ऊपर वाला रफ कर रहा हूं मैं। देखिए यहां से क्या आ गया, डेल्टा H2O बाय में डेल्टा T। ये H2O वाला देखो 1/6 था। बच्चों को बता देता हूं, देखो डिसअपीयरेंस हमने पता कर दिया और रेट ऑफ फॉर्मेशन पता कर दिया। देखो इज इक्वल टू 1/4 डेल्टा NO बाय में डेल्टा T। तो अब क्या होगा, अब निकालना है तो ये क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी हमारे पास यहाँ पर, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O बाय में डेल्टा T इज इक्वल टू 6/4 इंटू में डेल्टा NO बाय में डेल्टा T। और ये हमें पता है 6/4 इंटू में NO बाय NT कितना दे रखा था हमें, 3.6 इंटू 10⁻⁻3। इस तरीके से निकालो, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सिंपल सोल्व करते रहोगे। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन एट इंस्टेंटेनियस टाइम पे लिखेंगे, एवरेज रेट कांस्टेंट्स पे देखेंगे और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस को देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सोल्व करके देख लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।